औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, उसके अंदर हमने इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो कवर किया था। और आज के इस टॉपिक के अंदर, आज के इस लेक्चर के अंदर हम दूसरा टॉपिक जो है इसका वो कवर करेंगे, जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर हमें क्या पढ़ना है, हमें ये चीज़ पढ़नी है कि किस किस साइंटिस्ट ने केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या अपनी डिस्कवरीज की हैं, क्या क्या अपनी कंट्रीब्यूशन की हैं, क्या क्या चीज़ें जो है उसने अपने मतलब किस तरीके से उसने अपने केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर अपने खिदमात जो है वो पेश किए हैं। ठीक, तो इस तरीके से इस टॉपिक को हम देखते हैं। वैसे इस टॉपिक को मतलब इतना इस टॉपिक के अंदर कोई समझने वाली चीज़ तो है नहीं। ठीक, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी है, लेकिन फिर भी हम इसको एक तरीके से रीड आउट कर लेते हैं और पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। जहाँ पर कोई चीज़ समझने वाली होगी तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेंगे। और बाकी के जो एक्सप्लेनेशन या मतलब इस चीज़ों को आप डिटेल से है जो वो आप मतलब अगले चैप्टर्स के अंदर पढ़ोगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले यहाँ पर देखें तो एक बनाया गया है यहाँ पर टेबल। इस टेबल के अंदर सबसे पहले यहाँ पर पीरियड बताया गया है, टाइम लाइन बताई गई है कि कब से लेकर कब तक। ठीक, तो उसके बाद मतलब उस साइंटिस्ट की जो एक लाइफ जर्नी वो बताई गई है। ठीक, कि वो कब पैदा हुए और कब तक जो है वो उसने अपना उसका मतलब इंतकाल हो गया। ठीक, और उसके बाद उस साइंटिस्ट का नेम बताया गया है। उसके बाद उसकी कंट्रीब्यूशन या इन्वेंशन बताई गई कि उसने किया क्या केमिस्ट्री के अंदर। ठीक, और उसके बाद उसका ओरिजिन ऑफ साइंटिस्ट बताया गया है, यानी कि वो किस मुल्क का था या किस कंट्री का था, कहाँ से मतलब उसका ताल्लुक था। ठीक, तो यहाँ पर तकरीबन 30 साइंटिस्ट दिए गए हैं यहाँ पर, तो हम 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। सबसे पहले बताया गया है एरिस्टोटल। ठीक, 384 से लेकर 322 तक। तो ये 384 से लेकर 322 BC तक जो एरिस्टोटल का जो एक मतलब इरा था, एरिस्टोटल की जो एक लाइफ थी वो यहाँ तक थी, इसके बीच में। ठीक, तो उसने किया क्या केमिस्ट्री के अंदर, उसने ये बड़ी मतलब एक फेमस बात है कि उसने ये बताया कि ये दुनिया के अंदर जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी मैटर है, मैटर तो मैं आपको बता चुका हूँ ना कि वो हर चीज़ जो जिसके पास मास हो और जो क्या करे, जगह को ऑक्यूपाई करे, जगह को घेरे, तो उसको हम मैटर कहते हैं। तो हमारा जो एरिस्टोटल था, उस एरिस्टोटल ने क्या बताया था, एरिस्टोटल भाई ने बताया था कि आपका सारे का सारा मैटर, इस दुनिया का सारे का सारा मैटर जो है वो 4 चीज़ों से मिलकर बना है। यानी ये 4 चीज़ें हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक वो हो सकती है फायर, ठीक, यानी कि आग। दूसरी हो सकती है वाटर, यानी कि पानी। तीसरा हो सकता है अर्थ, यानी कि जमीन। और चौथा हो सकता है आपका एयर, यानी कि हवा। इसके अलावा कोई भी चीज आपको यहाँ पर नहीं मिल सकती। ठीक, ये बात बताई थी हमें एरिस्टोटल ने। ठीक, और एरिस्टोटल जो था वो ग्रीक था। ठीक, यानी कि मतलब उसका ताल्लुक जो था वो ग्रीक एक कंट्री या कह लो, या एक मतलब आप कह लो कि ग्रीक लोगों से उसका ताल्लुक था। ठीक, उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट जो यहाँ पर दिया गया है वो है प्लेटो। इसकी अगर लाइफ जर्नी देखें तो इसकी लाइफ की जो मतलब एक है कि कब पैदा हुआ, कब ये इंतकाल कर गया, तो इसका है 347 से लेकर 428 तक, 347 से लेकर 428 तक इसकी लाइफ की जर्नी रही, 428 BC तक। ठीक, तो इसने क्या बताया था, इसने बताया कि इसने प्रपोज्ड किया, ठीक, term element as a composition of organic and inorganic bodies with particular shape। इसने बताया कि आपका जो मतलब एलिमेंट के बारे में इसने सबसे पहला एलिमेंट का नाम बताया, और उसने बताया कि एलिमेंट जो होता है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बॉडीज का एक तरीके से बोलो कि मिक्सचर होता है। उसकी मतलब एलिमेंट की जो कंपोजिशन होती है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बॉडीज से मिलकर बनती है। ठीक, इस तरीके से इसने अपनी एक्सप्लेनेशन दी, और इसने अपना एलिमेंट्स का जो है वो पार्टिकुलर शेप भी बताए। ठीक, तो ये था काम इस प्लेटो का। ठीक, प्लेटो एक साइंटिस्ट था और ये भी ग्रीक था। इसका भी ओरिजिन जो था वो ग्रीक था, यानी कि ये भी ग्रीक लोगों में से था।
उसके बाद थर्ड साइंटिस्ट। अच्छा, जो जो इंपॉर्टेंट होगी ना, जिसको याद करना है, मैं वो आपको बताता जाऊंगा कि मतलब इस साइंटिस्ट को आप याद कर लें, या इस साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी है या इन्वेंशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताता जाऊंगा। प्लेटो की जो डिस्कवरी है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, एरिस्टोटल की डिस्कवरी इंपॉर्टेंट थी। ठीक, उसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं 357 से लेकर 460 तक। ठीक, 357 से लेकर 460 BC तक ये साइंटिस्ट जो थे, ये फेमस साइंटिस्ट थे, मशहूर साइंटिस्ट थे, जिसका नाम था डेमोक्राइटस। और ये आप सेकंड चैप्टर के अंदर आप पढ़ोगे। इसने क्या किया था, सबसे पहले इसने एटम के बारे में बताया था। ठीक, एटम के बारे में आप डिटेल से पढ़ोगे, एटम की स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, एटम के बारे में बहुत सारी चीजें जो होगी उसके बारे में मतलब आप केमिस्ट्री के अंदर कवर करोगे, स्टडी करोगे। ठीक, तो ये जो एटम होता है, एटम मतलब एक इम्पोर्टेंट एक तरीके से समझ लो कि ये केमिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसकी जान है एटम एक तरीके से। ठीक, तो ये जो एटम है उसके बारे में सबसे पहले जो बताया था ना जिस साइंटिस्ट ने, वो था कौन, वो था डेमोक्रिटस। ठीक, इस वजह से ये एक इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट था केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर। ये भी ग्रीक था। ठीक, इसका ताल्लुक भी ग्रीक लोगों से था। अच्छा, उसके बाद आता है मुस्लिम, जाबिर बिन हयान। इसकी अगर लाइफ की आप मतलब देखो, लाइफ जर्नी देखो, तो ये 721 को पैदा हुआ और 803 AD को ये इंतकाल कर गया, चल बसा। तो इसकी अगर आप मतलब एक तरीके से देखो, इसने क्या किया था केमिस्ट्री के अंदर, इसने इन्वेंट किया था एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड व्हाइट लीड। ये जो तीन चीजें यहाँ पर दी गई हैं, इनको बनाने का एक्सपेरिमेंटल मेथड, यानी कि कैसे बनाया जाए इनको, कैसे एक्सपेरिमेंट करके इन तीन चीजों को बनाया जाए। कौन कौन सी, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और व्हाइट लीड। तो ये चीज किसने बताई थी, ये चीज बताई थी हमें जाबिर बिन हयान ने, और ये बेसिकली मुस्लिम था। ठीक, यानी कि इसका जो ताल्लुक था वो मुस्लिम कम्युनिटी से था। जैसे पहले वाले तीन साइंटिस्ट जो थे उनका ताल्लुक ग्रीक कम्युनिटी से था, तो इसका ताल्लुक जो था वो मुस्लिम कम्युनिटी से था। ठीक, अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज में जो था हमारा साइंटिस्ट है अल राजी। ठीक, अब इसकी लाइफ जर्नी कब पैदा हुआ, ये 862 को पैदा हुआ, 930 AD को ये इंतकाल कर गया। इसने क्या किया था केमिस्ट्री के अंदर, इसने हमें प्रिपेयर करके दिया इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम इथाइल अल्कोहल को बना सकते हैं। अच्छा, इथाइल अल्कोहल क्या होता है, इथाइल अल्कोहल आपकी जो एक मतलब शराब होती है ना, जो कि पीते हैं कुछ लोग, ठीक, खराब लोग जो होते हैं वो पीते हैं इसको, उसको सबसे पहले अल राजी ने बनाया था, ये भी मुस्लिम था। ठीक, फर्मेंटेशन वाले प्रोसेस के थ्रू फर्मेंटेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो है वो हमारी इथाइल अल्कोहल बनती है। ठीक, उसके बाद जो आता है, उसके बाद आता है अल बेरूनी, 973 से लेकर 1048 AD तक। इसने क्या किया था, इसने डिटरमाइन की थी डेंसिटीज ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, मुख्तलिफ सब्सटेंस, मुख्तलिफ मेटर्स की इसने डेंसिटी बताई थी। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है गाढ़ापन। ठीक, यानी कि कौन सी चीज कितनी गाढ़ा है, कौन सी चीज कितनी घाटी है, एक तरीके से किस चीज के मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने करीब करीब होते हैं, उसको डेंसिटी कहा जाता है। वैसे डेंसिटी फिजिक्स का जो होता है हमारा एक टॉपिक होता है। ठीक, जिसके बारे में हम जो है वो फिजिक्स में पढ़ेंगे, मास अपन वॉल्यूम करके इसको मतलब किया जाता है एक तरीके से डिफाइन। ठीक, तो उसके बारे में, लेकिन आप यहाँ पर ये चीज समझ लो कि कौन सी चीज कितनी एक तरीके से मतलब हार्ड है या कितनी गाढ़ापन रखती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेंसिटी। तो इसने मुख्तलिफ चीजों की डेंसिटी के बारे में बताया था, किसने, अल बेरूनी ने, और ये भी मुस्लिम कम्युनिटी से ही ताल्लुक रखता था। अच्छा, उसके बाद इब्ने सीना। ठीक, उसकी जर्नी, लाइफ जर्नी देखें तो 980 से लेकर 1037 AD तक। इसने क्या किया था, इसने कंट्रीब्यूट किया मेडिसिन, फिलोसफी और एस्ट्रोनॉमी में, यानी कि इसने 3-4 चीजों के बारे में हमें बताया। 3-4 चीजों के अंदर इसने पढ़ा। कौन सा, एक तो मेडिसिन के अंदर पढ़ा, इसने अपनी कंट्रीब्यूशन दी, और दूसरा इसने फिलोसफी के बारे में कंट्रीब्यूट किया, यानी फिलोसफी के बारे में भी इसने बहुत सारी चीजें बताई होंगी, यानी उसके अंदर वर्क किया, और तीसरा इसने एस्ट्रोनॉमी के अंदर भी वर्क किया। मेडिसिन जो होती है वो दवाई वगैरह नहीं होती, उसके बारे में। ठीक, और फिलोसफी जो होती है, फिलोसफी एक बेसिकली एक ब्रांच होती है
ठीक, जिसके अंदर थॉट्स जो होती हैं, ठीक, ख्यालात होते हैं, ठीक, यहाँ हकीकतें होती हैं, ट्रूथ जो होते हैं, उनके बारे में जो है वो बताया जाता है। ठीक, और एस्ट्रोनॉमी तो एक फिजिक्स की ब्रांच होती है जिसके अंदर आप जो है वो आसमानी ऑब्जेक्ट उनके बारे में जो स्टडी होती है उसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और एस्ट्रोनॉमी के अंदर इब्न सीना ने जो है वो स्टडी की थी, कंट्रीब्यूट किया था, और ये भी बेसिकली मुस्लिम कम्युनिटी से ही ताल्लुक रखता था। उसके बाद रॉबर्ट बॉयल का दिया गया। रॉबर्ट बॉयल का 62 से लेकर 69 180 तक रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था? रॉबर्ट बॉयल ने पुट फॉरवर्ड आइडिया केमिस्ट्री एज अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ नेचर डिस्कवर द गैसेस लॉ। अच्छा, कि केमिस्ट्री जो है वो नेचर की फितरत को, केमिस्ट्री जो है वो मतलब नेचर फितरत को इन्वेस्टिगेट करती है। ठीक, इन्वेस्टिगेट करती है मतलब नेचर के बारे में बताती है। ठीक, नेचर के बारे में चीज़ों को बताती है केमिस्ट्री। ये एक आइडिया था। इस आइडिया को इसने मतलब एक तरीके से उभारा, इस आइडिया को इसने क्या किया? फॉरवर्ड किया। ठीक, इसने इस आइडिया को एक तरीके से दोबारा से जो है मतलब एक तरीके से अवेयर किया। ठीक, दोबारा से इस आइडिया को इसने जान दे दी। किस तरीके से? इसने एक लॉ जो है वो डिस्कवर किया, गैसेस लॉ। ठीक, रॉबर्ट बॉयल ने, जिसकी वजह से इसने बताया कि यार नेचर जो है ये नेचर केमिस्ट्री मतलब उसने नेचर को केमिस्ट्री से एक तरीके से जोड़ दिया। अब किस तरीके से जोड़ा और ये गैसेस लॉ होता क्या है ये हम इंशाल्लाह 5th चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, 9th क्लास के अंदर ही है गैसेस लॉ के बारे में हम डिटेल से वहां पर कवर करेंगे। ठीक, तो ये इंग्लिश साइंटिस्ट था। ठीक, इसका जो मतलब ताल्लुक था वो इंग्लिश से था, इंग्लिश कम्युनिटी से था। उसके बाद आता है जे ब्लैक। जे ब्लैक 72 से लेकर 99 AD तक। अच्छा, जे ब्लैक का नाम दोगे तो इसका नाम ब्लैक ब्लैक मतलब समझ लो, ठीक, कलर की बात हो रही है। और इसने काम भी ब्लैक वाले किया है। इसने क्या किया है? इसने कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी की है। ठीक, और ये स्कॉटिश था। ठीक, इसका जो ताल्लुक था वो स्कॉटिश कम्युनिटी से था। उसके बाद आता है जे प्रेस्ली 1733 से लेकर 1804 तक, 04 AD तक। ठीक, इसने क्या किया था? इसने सिंपल सा वर्क किया था। इसने कुछ नहीं किया था, इसने जस्ट डिस्कवर किया था ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। ये तीन चीजें जो थी ना, इसको डिस्कवर किसने किया था? इसको डिस्कवर किया था जे प्रेस्ली ने, और ये भी इंग्लिश कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था। उसके बाद आता है स्केली। स्केली 1742 से लेकर 1786 AD तक, ये जर्मन कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था, और इसने सिंपल सा काम किया था। इसने सिंपल सा सादा सा काम किया था। इसने क्या किया था? इसने किया था डिस्कवर क्लोरीन को, क्लोरीन जो गैस होती है उसको डिस्कवर किया था स्केली ने। उसके बाद जो हमारा साइंटिस्ट आता है 1731 से लेकर 1810 AD तक, केवेंडिश। ये एक मशहूर साइंटिस्ट था। इसने क्या किया था? इसने भी एक सिंपल सा काम किया था। इसने डिस्कवर किया था हाइड्रोजन गैस को। ठीक, हाइड्रोजन गैस जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? केवेंडिश ने डिस्कवर किया था। ठीक, और ये ब्रिटिश कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था, बर्तानिया से ताल्लुक रखता था। उसके बाद जो आता है साइंटिस्ट, उसका नाम था लेवोजियर। ये 1743 से लेकर 1794 AD तक इसकी लाइफ जर्नी थी। और इसने क्या किया था? इसने डिस्कवर किया था, क्या डिस्कवर किया था? इसने डिस्कवर किया था कि ऑक्सीजन जो है वो 1/5 ऑफ एयर होती है, यानी कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन की जो मतलब एक तरीके से क्वांटिटी होती है वो 1/5 होती है। ठीक, 1 का 5वां हिस्सा। आई बात समझ में? और ये फ्रेंच कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था। अच्छा, उसके बाद जो साइंटिस्ट आता है वो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट था, जोहन डाल्टन, जिसके बारे में आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर जो आएगा ना अपना दूसरा चैप्टर, उसके अंदर आप पढ़ोगे। उसने क्या किया था? उसने प्रपोज्ड किया था एटॉमिक थ्योरी को। ठीक, एटॉमिक थ्योरी को कह दो या एटॉमिक लॉ कह दो। उसने ये चीज जो है वहां पर एटॉमिक मॉडल कह दो, वो चीज जो है जोहन डाल्टन ने हमें बताई थी। इसकी लाइफ जर्नी कहां से कहां तक थी? इसकी लाइफ जर्नी थी 1766 से लेकर 1844 AD तक, और ये इंग्लिश कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था। बेसिकली इसका काम क्या था? इसने क्या किया था? इसने हमें एटॉमिक थ्योरी मैटर के बारे में प्रपोज की थी। ठीक, और एटॉमिक थ्योरी होती क्या है इसके डिटेल में हम जो है वो 2nd चैप्टर के अंदर ही कवर कर सकते हैं। यहाँ पर हम कवर नहीं कर सकते। यहाँ पर हम जस्ट ये चीज समझ सकते हैं, ये चीज याद रख सकते हैं कि जोहन डाल्टन ने बेसिकली क्या किया था? जोहन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को डिस्कवर किया था, या एटॉमिक थ्योरी जो थी वो प्रपोज की थी एक तरीके से। ठीक, उसके बाद साइंटिस्ट आते हैं हमारे जे ल्यूसेक। इसकी लाइफ जर्नी 1778 से लेकर 1850 तक, 50 AD तक।
और इसने क्या किया था, इसने डिस्कवर किया दैट वाटर इज कंपोज्ड ऑफ 2 पार्ट्स हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम, डिस्कवर्ड सेवरल केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड अदर गैसेस। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना कि वाटर की जो स्ट्रक्चर होती है कैसी होती है, कंपोजिशन कैसी होती है। तो मैंने जब आपको कंपोजिशन के बारे में बताया था तो वहां पर मैंने आपको ये चीज बताई थी कि वाटर की कंपोजिशन ऐसी होती है कि इसके अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम आपको मतलब मिलते हैं, पाए जाते हैं, और एक आपको ऑक्सीजन का एटम मिलता है। ठीक, तो इस चीज के बारे में सबसे पहले कि कितनी हाइड्रोजन होती है, कितनी गैस होती है वॉल्यूम के हिसाब से, तो ये इस चीज के बारे में सबसे पहले हमें जे ल्यूसेक ने बताया था। और उसके अलावा इसने क्या काम किया था, उसके अलावा इसने सेवरल केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज बताई थी, किसकी, एयर की, हवा की और बाकी गैसेस की। बाकी गैसेस और एयर की इसने क्या की थी, प्रॉपर्टीज बयान की थी। और प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, 2 किस्म की होती हैं, एक केमिकल और दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि बाहर की तरफ से हम देखते हैं, जैसे टेस्ट, कलर, ठीक, या उसकी स्टेट वगैरह, ये उसकी बाहर वाली जो होती हैं प्रॉपर्टीज होती हैं। और दूसरी होती है केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि उसके अंदर वाली प्रॉपर्टीज। ठीक, यानी कि अंदर उसके देखेंगे यार इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड बने हुए हैं, वो उसकी क्या होती है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, और इसका ताल्लुक जो था, इसका ताल्लुक फ्रेंच कम्युनिटी से था। अच्छा, उसके बाद एवागेड्रो भी एक जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट था। इसकी लाइफ जर्नी 1776 से लेकर 1856 एडी तक एवागेड्रो ने बेसिकली हमें एक लॉ प्रोड्यूस किया था। ठीक, और उस लॉ को हम कहते हैं एवागेड्रोज लॉ। एवागेड्रोज लॉ वैसे तो हम सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि एवागेड्रोज लॉ कहता है कि जब हम किसी भी गैस का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कांस्टेंट रख दें, तो फिर जब हम उसका वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम के बढ़ाने से उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, या यूं कह दो कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। ठीक, ये वाला लॉ हमें दिया था किसने, एवागेड्रो ने। और इस लॉ के बारे में हम डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे अपने 5th चैप्टर के अंदर, जो कि चैप्टर हमें पढ़ाता है स्टेट ऑफ मैटर के बारे में। इसका जो ताल्लुक था वो इटालियन कम्युनिटी से था। ठीक, इटली से था इसका ताल्लुक। और उसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं वो हैं हमारे जैकस चार्ल्स। ठीक, ये भी, इसको भी हम पढ़ेंगे किस 5th चैप्टर के अंदर, स्टेट ऑफ मैटर के अंदर। इसकी लाइफ जर्नी कहाँ से कहाँ तक थी, इसकी लाइफ जर्नी थी 1746 से लेकर 1823 एडी तक। और इसने भी बेसिकली डिस्क्राइब किया था, इसने भी बेसिकली गैसेस लॉ पेश किया था। ठीक, और ये इसका ताल्लुक जो था वो फ्रेंच कम्युनिटी से था। एक आपका रॉबर्ट बॉयल हो गया, एक आपका चार्ल्स हो गया, एक आपका एवागेड्रो हो गया। इन तीनों ने हमें जो है वो एक तरीके से लॉ दिए थे गैसेस के बारे में। तीनों ने अलग अलग तरीके से हमें गैसेस के लॉ दिए थे, और इन तीनों के अलग अलग तरीके से जो गैसेस के लॉ हैं उनकी एक्सप्लेनेशन जो है उसको डिटेल से जो है वो हम पढ़ेंगे जब इसका चैप्टर आएगा तब। इसका ताल्लुक भी जो था वो फ्रेंच कम्युनिटी से था। उसके बाद आते हैं पेटेट। ठीक, पेटेट की जो मतलब होती है एक तरीके से उसकी जो लाइफ जर्नी है वो कहाँ से कहाँ है, वो उसकी लाइफ जर्नी है 1741 से लेकर 1820 तक। ठीक, 1820 एडी तक। इसने क्या किया था, इसने बताया था, इसने डिटरमाइन किया था, क्या डिटरमाइन किया था, इसने डिटरमाइन किया था क्लासिकल एक्सप्रेशन फॉर द मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सर्टेन केमिकल एलिमेंट। मतलब कि इसने बहुत सारे केमिकल एलिमेंट की जो हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसके बारे में बताया था। अब ये मोलर हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या होती है, ये इस हीट को कहा जाता है कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी एलिमेंट का, उसको हम इतनी हीट दें कि उसके एक मोल को इतनी हीट दें कि वो अपना टेम्परेचर जो है वो 1 डिग्री मतलब बढ़ा दे, 1 डिग्री तक वो अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर दे। इसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, और इसके बारे में बताया था किसने, पेटेट ने बताया था। डिफरेंट केमिकल एलिमेंट की मोलर हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी इसने निकाल के हमें मतलब दिखाई थी, बयान की थी कि इसकी जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो इतनी होती है, इसकी इतनी होती है। ये किसने बताया था, सबसे पहले पेटेट ने बताया था हमें। ठीक, और ये इसका ताल्लुक भी फ्रेंच कम्युनिटी से ही था। उसके बाद आता है जे बेरेजियस। इसकी लाइफ जर्नी 1779 से 1848 एडी तक। इसने क्या किया था, इसने अच्छा
आप जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हो जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके बारे में जब आप पढ़ते हो तो देखो आप इनके बारे में मतलब इतना नहीं लिखते। आपको ऑक्सीजन लिखना होता है, आप जस्ट ओ लिख देते हो। नाइट्रोजन लिखना होता है, एन लिख देते हो। हाइड्रोजन लिखना होता है, एच लिख देते हो। ये क्या होती है? ये होती है सिंबल। इसको हम पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। इसको कहते हैं सिंबल। और दूसरा, आप अगर किसी मॉलिक्यूल या किसी कंपाउंड को देखो तो उसका आप फॉर्मूला लिखते हो, जैसे वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक, अमोनिया NH3, तो इनके आप फॉर्मूला लिखते हो, ठीक। और बाकी जो एक और चीज होती है केमिकल इक्वेशन, कि कौन कौन सी चीजें मिलकर क्या चीज बना देती है, उसको आप बयान करते हो केमिकल इक्वेशन के अंदर, जो आप वो एरो लगाकर नहीं मतलब बयान करते। मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ इस तरीके से, ठीक। तो यहाँ पर देखो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर जो है वो वाटर बनाया है। इस तरीके से जो हम बयान करते हैं इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और यहाँ पर देखो हाइड्रोजन की जो मतलब एक तरीके से सिंबल है वो H सिंबल है, ठीक। और जो ऑक्सीजन की सिंबल है वो O सिंबल है। और बनाया इन्होंने क्या है? H2O, जो कि एक बेसिकली फॉर्मूला है। इन तीनों चीजों के बारे में, एलिमेंट की सिंबल और कंपाउंड या मॉलिक्यूल का फॉर्मूला और बाकी केमिकल इक्वेशन, इन तीनों चीजों के बारे में, इन तीनों चीजों को कैसे लिखना चाहिए, इनके रूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में हमें किसने बताया था? जे ब्रेजलियस ने बताया था, ठीक। और इसका जो ताल्लुक था वो स्वीडिश कम्युनिटी से था। अच्छा, उसके बाद जो हमारा साइंटिस्ट आता है वो है मेंडलीव। मेंडलीव का शायद नाम आपने सुना भी होगा। मेंडलीव एक फेमस साइंटिस्ट है, ठीक। इसकी जो लाइफ जर्नी थी वो लाइफ जर्नी कहाँ से लेकर कहाँ तक थी? इसकी लाइफ जर्नी 1824 से लेकर 1907 AD तक थी। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कहाँ पर? आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे थर्ड चैप्टर पर। थर्ड चैप्टर के अंदर जब मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पर मैं आपको पढ़ाऊंगा। पीरियोडिक टेबल क्या होती है? बेसिकली पीरियोडिक टेबल अरेंजमेंट होती है एलिमेंट की, ठीक। एलिमेंट की अरेंजमेंट, एलिमेंट की एक तरतीब होती है। और एलिमेंट की तरतीब हम देते क्यों हैं? क्योंकि वो तरतीब हम इसलिए देते हैं ताकि हम उसकी प्रॉपर्टीज को आसानी से मतलब पढ़ सकें, इजी तरीके से पढ़ सकें, ठीक। तो इस वजह से हम उसकी अरेंजमेंट बनाते हैं और एक अरेंजमेंट को कहते हैं पीरियोडिक टेबल। अच्छा, उस पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर करने में, यानी उसको बनाने में, उसको जो बनाते हैं ना, उसको बनाने में काम किया था, एक अहम काम किया था किसने? मेंडलीव ने, ठीक। जिसका बेसिकली ताल्लुक जो था वो रशिया से था, रशियन कम्युनिटी से था। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से वहां पर बताऊंगा कि इसने क्या क्या मतलब जो डिस्कवरी की थी, सही है। उसके बाद जो है वो हमारा आता है एरेनियस। अरेनियस जो था वो उसकी लाइफ जर्नी थी 1859 से 1927 AD तक। और इसने हमें बताया था कि कौन सी चीज जो है वो एसिड है, कौन सी चीज जो है वो बेस है, कौन सा मॉलिक्यूल एसिडिक प्रॉपर्टीज रखता है, कौन सा मॉलिक्यूल बेसिक प्रॉपर्टीज रखता है, ठीक। उसके बारे में आरेनियस ने बताया था। इसने बेसिकली अपनी एक थ्योरी पेश की थी। उसने बोला था कि वो हर जो अपना मॉलिक्यूल जिसको आप वाटर के अंदर आप अगर इनसाइड अगर उसको डाल दो वाटर के अंदर, तो वो क्या करेगा? वो H+ आयन निकालेगा, तो वो एसिड होगा। अगर वो OH आयन निकालेगा तो वो बेस होगा, ठीक। और ये भी बेसिकली स्वीडिश कम्युनिटी से जो था वो ताल्लुक रखता था। उसके बाद आता है एम फेराडे की लाइफ जर्नी देखो तो इसकी लाइफ जर्नी है 1791 से लेकर 1867 AD तक। इसने हमें बताया था, इसने क्या किया था? कंट्रीब्यूट किया था स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रो कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी को या चार्जेस को, मैग्नेटिज्म कहा जाता है मैग्नेटिक जो होती है ना बॉडीज उसको, यानी कि वो बॉडीज जो चकमक वगैरह नहीं होता, शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। हम तो उसको चकमक कहते हैं, जो कि लोहे को जो है वो चिपक जाता है एक तरीके से। तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, उसको मैग्नेटिक कहा जाता है, ठीक, मैग्नेट कहा जाता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो आपस में एक तरीके से मतलब क्या रिलेशन होता है, क्या ताल्लुक होता है, उसके बारे में। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, यानी कि बिजली के बारे में, वो केमिस्ट्री की ब्रांच जहां पर हम बिजली के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इन चीजों के बारे में हमें किसने बताया था? इन चीजों के बारे में हमें एम फेराडे ने बताया था, ठीक। इसके बारे में हम जो है वो आगे जाके डिटेल से कवर करेंगे। अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग है, अभी तो जस्ट आपने 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर एंट्रेंस ली है। अभी आगे जाकर आप देखोगे आप इन चीजों को किस तरीके से पढ़ोगे डिटेल से, और आपको मजा भी आएगा एक तरीके से, ठीक। तो इसका जो ताल्लुक था वो भी ब्रिटिश कम्युनिटी से था, ठीक, ब्रिटिश कम्युनिटी से था। इससे पहले वाला स्वीडिश था, इसके बाद वाला जो ये एम फेराडे वो ब्रिटिश कम्युनिटी से, बर्तानिया से ताल्लुक रखता था।
अच्छा, उसके बाद आता है जे थॉमसन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ोगे, जो कि बेसिकली आई थिंक सेकंड चैप्टर है हमारा यहाँ पर। इसकी लाइफ जर्नी 1856 से लेकर 1940 एडी तक थी। इसने क्या किया था, इसने बेसिकली डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन जो एटम का एक पार्टिकल होता है, एक एटम के अंदर मौजूद एक जर्रा होता है जिसकी नेगेटिव चार्ज होती है, जो कि एटम के न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है। उसके बारे में सबसे पहले उसको जब डिस्कवर किया था इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो सबसे पहले डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने। ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट करता हुआ, एक्सपेरिमेंट कैसे होता है वो मैं आपको इंशाल्लाह सेकंड चैप्टर के अंदर ही बताऊंगा। और इसका ताल्लुक जो था वो भी बेसिकली ब्रिटिश कम्युनिटी से ही था। ठीक, उसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं उसका नाम था नील बोहर। ये भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है और इसके बारे में भी हम जो है वो हम सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और ये भी बेसिकली एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में ही बताता है हमें। ये क्या करता है, ये अपनी एक थ्योरी पेश करता है, ठीक, एटॉमिक थ्योरी, ठीक, नील बोहर की एटॉमिक थ्योरी। उसके बारे में हम डिटेल से जो है वहां पर पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर के अंदर, जिसमें ये बताता है कि एटम कैसे दिखता है, एटम के अंदर जो वो पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रॉन, वो कैसे जो है रिवॉल्व करते हैं, कहाँ पर रिवॉल्व करते हैं, ठीक, वो एनर्जी जो है एब्जॉर्व करते हैं या एमिट करते हैं, कब एब्जॉर्व करते हैं, कब एमिट करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो एटम के बारे में, एटम के अंदर मौजूद पार्टिकल्स के बारे में नील बोहर हमें बताता है। और ये बेसिकली हाइड्रोजन का एग्जांपल देकर समझाता है हमें कि देखो हाइड्रोजन के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमता है, ये एनर्जी तब एब्जॉर्व करेगा, जज़ब करेगा, ये तब खारिज करेगा यानी कि इमिट करेगा। ये सारी चीजें हमें नील बोहर अपनी थ्योरी के अंदर बताता है और इस थ्योरी को हम डिटेल से कवर करेंगे अपने सेकंड चैप्टर के अंदर। और ये भी बेसिकली ब्रिटिश कम्युनिटी से ही इसका ताल्लुक था। ठीक, उसके बाद जो साइंटिस्ट आता है उसका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड की एक लाइफ जर्नी देखें तो इसकी लाइफ जर्नी थी 1871 से 1937 एडी तक। इसने क्या किया था, इसने हमें जो है एक तरीके से पोस्टुलेट किया था न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। इसने हमें न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑफ एटम बताई थी, यानी इसने बेसिकली हमें एटम की स्ट्रक्चर बताई थी। ठीक, कि न्यूक्लियस के बारे में इसने बताया था कि भाई न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होती है, उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, वो जो है एटम के सेंटर पर होता है, उसकी साइज इतनी कम होती है। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट करता है, गोल्ड की शीट्स में से अल्फा रेज को जो है एक तरीके से ये गुजारता है, एक तरीके से वहां से उसको मतलब एक तरीके से पास करवाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट में इसको चीजें पता चलती है, कुछ रेज जो बहुत कम रेज वापस आती हैं, ज्यादातर रेज जो होती हैं वो चली जाती है वहां से, और कुछ रेज जो है वहां से मुड़ जाती है, एक तरीके से थोड़े से एंगल पर डिफ्लेक्ट हो जाती है। ये एक्सपेरिमेंट होता है और इस एक्सपेरिमेंट से ये कुछ चीजें निकाल कर हमें बताता है कि भाई इस गोल्ड की शीट में एटम मौजूद हैं और एटम की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है कि उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो दो मतलब पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है न्यूक्लियस और दूसरा होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, कि न्यूक्लियस के अलावा वाला पार्ट। ज्यादातर पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस के अलावा वाला पार्ट होता है, वो जो न्यूक्लियस के बगैर वाला पार्ट होता है वो खाली खाली होता है। इसने बताया था उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि रिवॉल्व कर रहे होते हैं, और सेंटर पर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर सारा एटम का चार्ज जो होता है वो मौजूद होता है। इसके बारे में रदरफोर्ड ने बताया था डिटेल से, इसको फिर भी हम वहां पर सेकंड चैप्टर के अंदर ही कवर करेंगे। उसके अलावा इसने क्या किया था, उसके अलावा इसने अल्फा बीटा रेस को भी एक तरीके से क्या किया था, डिस्कवर किया था, यानी कि अल्फा बीटा रेस के बारे में भी इसने बताया था हमें। और प्रपोज किया था लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डेके, यानी कि रेडियो एक्टिविटी का एक लॉ होता है कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने न्यूक्लियस में से कुछ रेज को जो है बाहर निकालते हैं। ठीक, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक, तो जब भी कोई एलिमेंट अपने अंदर में से रेज को बाहर निकालता है तो हम कहते हैं इसका रेडियो एक्टिव डिके हो गया। तो उसके बारे में भी हमें रदरफोर्ड ने जो है वो बताया था और इसका जो ताल्लुक था वो स्कॉटिश कम्युनिटी से था। अच्छा, उसके बाद आता है श्रोडिंगर। इसने भी एटम के बारे में बताया था। इसने बेसिकली हमें प्रपोज किया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, के एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से मूव करते हैं। ठीक, इस चीज के बारे में हमें श्रोडिंगर ने बताया था और इसका जो ताल्लुक था वो ऑस्ट्रेलिया से था। ठीक, इसने मैकेनिकल मॉडल पेश किया था, यानी कि चलता फिरता एक मॉडल पेश किया था कि छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं उसके अंदर, और ये सारी चीजें इसने मतलब डिटेल से हमें बताई थी, जिसके बारे में बेसिकली हम जो है वो सेकंड चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तक हमें ये याद रखना चाहिए कि इसने बेसिकली हमें एटम का मैकेनिकल मॉडल पेश किया था कि एटम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। ठीक, और इसकी लाइफ जर्नी जो थी वो
1887 एडी से लेकर 1961 एडी तक थी। अच्छा, उसके बाद जो साइंटिस्ट है, अगले साइंटिस्ट, उसका नाम है डी ब्रोए। ठीक, इसको डी ब्रोगली नहीं पढ़ेंगे, हम इसको डी ब्रोए पढ़ेंगे। इसकी लाइफ जर्नी 1892 से लेकर 1987 एडी तक थी। और इसने बेसिकली हमें ये बताया था, इसने प्रपोज किया था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन की ड्यूअल नेचर होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहा होता है वो पार्टिकल नेचर में भी घूम रहा होता है, और उसके अलावा जो है वो एक तरीके से मतलब वेव नेचर के अंदर भी घूम रहा होता है। ठीक, तो इस चीज के बारे में हमें डी ब्रोए ने बताया था। बेसिकली कुछ ऐसी चीज होती है कि नील बोहर बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं एटम के इर्द गिर्द एक फिक्स्ड शेल के अंदर। ठीक, एक फिक्स्ड रास्ते के अंदर, एक पार्टिकल की सूरत के अंदर। और फिर डी ब्रोए जो बोलता है कि भाई जो छोटी चीजें होती हैं वो पार्टिकल नेचर भी रखती हैं, और उसके अलावा जो है वो उसके अलावा वेव नेचर भी रखती है, यानी कि वो जब भी मूव करती हैं तो वेव की नेचर में मूव करती हैं, वेव की तरह भी मूव करती हैं, और पार्टिकल की तरह सीधी सीधी भी मूव करती हैं। तो इस बारे के इस चीज के बारे में हमें किसने बताया था? डी ब्रोए ने बताया था। ठीक, तो उसका ताल्लुक जो था वो बेसिकली फ्रेंच कम्युनिटी से था। इसके बारे में डिटेल से हम इंशाल्लाह आगे अगले चैप्टर के अंदर कवर करेंगे, स्टडी करेंगे। लेकिन फिलहाल तक यहाँ तक जो चीज़ें हमें मतलब स्टडी करनी चाहिए वो यहाँ तक मतलब यही हमें पता होना चाहिए कि भाई डी ब्रोए ने इस चीज़ के बारे में बताया था। इसने बताया था कि हर मैटर के पास ड्यूअल नेचर होती है, और इस चीज़ को इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट के ऊपर इसने अप्लाई कर दिया। अच्छा, उसके बाद था स्टेंड्रा नेथ बोस। ठीक, स्टेंड्रा नेथ बोस ये बेसिकली इंडियन कम्युनिटी से ताल्लुक रखता था। ठीक, ये तो मतलब अपना पड़ोसी ही है। इसकी जो लाइफ जर्नी थी वो 1894 से 1974 एडी तक थी। इसने बेसिकली हमें फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया, प्लाज्मा फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, उसके बारे में इसने हमें बताया था। उसके बाद जो है वो हमारा एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक, इसकी 1879 से 1955 एडी तक इसने बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसके बारे में बताया था। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ दी गई है वो ये दी गई है कि इसने हमें जो है वो मैटर की फोर्थ स्टेट के बारे में एक तरीके से बताया था, यानी कि स्टेंड्रा नेथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन का सेम ही काम यहाँ पर दिया गया है कि इन दोनों ने जो है हमें स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया था। ठीक हो गई बात, सिंपल हो गया। और इसका जो ताल्लुक था इसका ताल्लुक जर्मन कम्युनिटी से था। उसके बाद एरिक कॉर्नल और कार्ल वेमन, इन दोनों के बारे में बताया गया। इन दोनों का भी काम सेम था। अच्छा, एरिक कॉर्नल की बात करें तो ये 1969 को पैदा हुए और अभी तक जिंदा है। ठीक, अभी तक मरे नहीं, अभी तक हयात हैं। और उसके अलावा कार्ल वेमन जो थे 1951 को पैदा हुए थे और ये अभी तक जिंदा है। इन दोनों ने क्या काम किया था? इन दोनों ने हमें फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया था, यानी कि बेसिकली मैटर की हमने 3 स्टेट पढ़ी है ना, लिक्विड और सॉलिड और गैस। उसके बाद चौथी स्टेट जिसको डिस्कवर किया, जिसके बारे में किसने बताया था? स्टेंड्रा नेथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप अगर जब फर्स्ट ईयर के अंदर आओगे तो आप फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ोगे कि प्लाज्मा को जो है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था विलियम्स क्रूक्स ने। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसके बारे में सबसे पहले बताया था किसने? स्टेंड्रा नेथ बोस ने और एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो हम अपने बुक के साथ जाएंगे, यहाँ पर हमें ये बता रहा है तो हम इसी चीज़ को मानेंगे। फिर आगे जब हम जाएंगे तो फिर आगे हम उस चीज़ को देखेंगे। ठीक, लेकिन है एक तरीके से दोनों चीज़ें सही है। ठीक है, एक तरीके से आप जिस सिलेबस के अंदर है आप उस चीज़ को ही मान कर चलोगे। ठीक, तो कहाँ थे हम? एरिक कॉर्नल और कार्ल वेमन की बात कर रहे थे। तो इन दोनों ने हमें फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में बताया था। और फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो होती है उसको कहा जाता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक, एरिक कॉर्नल का जो नाम था, जो ताल्लुक था वो अमेरिका से था, और कार्ल वेमन का ताल्लुक था वो भी अमेरिका से था। इन दोनों ने हमें फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर BEC के बारे में बताया था। ठीक, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में बताया था। ठीक, तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक होता है तमाम। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सिंपल सी चीज़ें थी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी यहाँ पर, मतलब एक आसान चीज़ें थी, आप खुद ही पढ़ लेते। लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ पर आपको मैं खुद रीड करवा देता हूँ, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं पता, बहुत सारे वर्ड जो आपको समझ में नहीं आएंगे, उनके बारे में भी आपको एक तरीके से पता चल जाए। अल्लाह हाफिज़।